Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 6 November 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे इट इज विद रिगार्ड टू QS रैंकिंग्स. नाउ दिस इज अ स्पेशल एडिशन. अगर हम देखें फॉर एशिया के यूनिवर्सिटीज के लिए ये रैंकिंग देता है. तो देखते हैं कि एशिया में सबसे टॉप रैंकिंग्स किसको मिले हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी को मिले हैं, एज वेल एज हम देखते हैं इंडिया के रैंक के बारे में, कितने यूनिवर्सिटीज इंडिया के आए हैं इस रैंकिंग में. सो फर्स्टली वी सी दैट सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज आए हैं चाइना से. सो चाइना हैज ओवरटेकन इंडिया एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. तो चाइना का रैंकिंग है यहाँ पे 394 कंट्रीज आते हैं और यहाँ पे इंडिया का जो टैली है इज विद रिगार्ड टू 294. बट खुशखबरी की ये बात है कि यहाँ पे वी सीन इंडिया का जो यूनिवर्सिटीज है इट इज स्टिल ऑन अ रिकॉर्ड हाई एज वी सी, क्योंकि अभी 132 न्यू एंट्रीज आए हैं, 132 न्यू यूनिवर्सिटीज इस पे जुड़ गए हैं. तो इंडिया में सबसे ज्यादा यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं, IIT दिल्ली, जो इनफैक्ट रैंकिंग गिर चुका है फ्रॉम 44 से लेके अभी 59. राइट, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि टॉप 50 में हमारे कोई भी रैंकिंग्स नहीं है, इंडिया के कोई भी यूनिवर्सिटीज में नहीं आते हैं टॉप 50 में. ओके, जो सबसे ज्यादा जो है इट इज IIT दिल्ली ओनली विच इज इन द 59th रैंक. बाकी के यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, IISc बैंगलोर जो 64 रैंक में है, IIT मद्रास रैंक 70 में है. Then we also have IIT बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो आते हैं रैंक 95 में. नाउ यहाँ पे A question to you is, इंडिया के भी खुद के रैंकिंग्स होते हैं, like the Ministry of Education जिसको देता है, which is called as the National Institute Ranking Framework, NIRF. इसमें द टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. लेकिन इस रैंकिंग में याद रखना IIT दिल्ली इज वन सच यूनिवर्सिटी दैट हैज टॉप्ड फ्रॉम इंडिया इन द 59th रैंक. 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, हम देखते हैं कि टॉप 100 में है बट कोई भी 50 में नहीं है, रैंक 50 में नहीं है. सेम नंबर एज लास्ट ईयर, मोस्ट ऑफ देम, सम ऑफ देम हैव स्लिप्ड एज वेल. एंड अगर हम चाइना की बात करें, we have 25 universities from China in top 10, whereas India में सिर्फ 7 universities हैं out of 100. Okay, जो टॉप 10 positions की बात करें, they are coming from Hong Kong, Singapore and China. Now, which are these institutes? Let's have a quick look as well. तो यहाँ पे top performers in Asia की बात करें, we have University of Hong Kong, which is ranked first. We have Peking University, which has ranked second, and we have National Institute of Singapore, NUS, as well as Nanyang Technology University, NTU, which has ranked third. तो ये top 3 universities हैं एशिया के. ये रैंकिंग कौन देता है? QS रैंकिंग्स बोलते हैं. ये QS क्या है? दैट इज क्वेकरेली सिमंड्स, ठीक है. ये एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट है जो यूनिवर्सिटीज को रैंक करता है वर्ल्ड वाइड. राइट, तो हम देखते हैं कि QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में चाइना सबसे ज्यादा है इनके टॉप रैंकर्स और इंडिया के नए एंट्रीज ज्यादा है, बट ओवरऑल हम देखते हैं कि वी हैव डन अ फेयर परफॉर्मेंस बिकॉज हम देखते हैं कि हमारी टॉप 50 में कोई भी रैंकिंग नहीं है. सो लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि एक कोलैबोरेशन हो चुका है किसके बीच में, एक है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और दूसरा हम देखते हैं स्टारलिंक इस कंपनी के साथ. Now, what exactly is this collaboration that we talk about? Let us understand. तो महाराष्ट्र ऐसा पहला एक स्टेट गवर्नमेंट बना है जिसने कोलैबोरेट किया है स्टारलिंक के साथ. और ये जो कोलैबोरेशन है इसका मकसद है टू क्रिएट इंटरनेट कनेक्टिविटी और टू डिलीवर इंटरनेट कनेक्टिविटी इन स्पेशली द रिमोट एंड द अंडरसर्व्ड रीजन्स. जो गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और स्टारलिंक के बीच में.
ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सैटेलाइट की मदद से, यानी कि वी हैव सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी दैट इज डन बाय स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या है कुछ टाइम में बता दूंगी। यहाँ पे इट विल बी फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जो डेटा सेंटर्स होते हैं गांव में, आपले सरकार सेंटर्स बोलते हैं इसको। देन वी हैव रूरल कम्युनिटीज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो स्कूल, हॉस्पिटल्स, डिजीज कंट्रोल रूम, बहुत सारे कोस्टल जोन्स में इंटरनेट चाहिए होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, क्विक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, तो ये मदद करेगा स्पेशली इन सेंटर्स में। वी ऑल्सो से कि एक क्लियरेंस की भी आवश्यकता होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर ये स्टार्ट होता है तो, बिकॉज ये एक फॉरेन कंपनी हम देख रहे हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी कौन से रीजन्स को ये बेनिफिट करेगा। हमारे ट्राइबल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे हॉस्पिटल्स यानी प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स, डिजास्टर कंट्रोल रूम्स, कोस्टल जोन्स, कोस्टल पुलिस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि गढ़चिरौली, नंदुरबार, धाराशिव, वाशिम, ये सब रीजन्स को ये हेल्प करेगा, स्पेशली बिकॉज दे आर अंडर सर्व्ड रीजन्स, रिमोट एरियाज, गांव के रीजन्स है ये, एज वेल एज बहुत सारे इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर जैसे कि समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रूट्स, तो इनमें जहां पे कनेक्टिविटी पहुंचना बहुत ही दिक्कत की बात है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ ब्लेसिंग टू दीज रीजन्स। तो स्टारलिंक के बारे में जल्दी से हम जान लेते हैं। स्टारलिंक जो है ये किसका ये इनिशिएटिव है या किसकी कंपनी है? दिस इज इलॉन मस्क का कंपनी है ये, ओके। तो ये लॉन्च किया गया, तो ऑपरेट करता है इसको स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स का ये प्रोजेक्ट है, राइट। तो स्पेस एक्स ने ये बनाया था 2019 में to build a broadband network with 1,000 or cluster of 1,000 of satellites। तो सैटेलाइट्स की मदद से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है दूर इलाके में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो सैटेलाइट्स की बात करते हैं, these are present in the low earth orbit, ठीक है, यानी कि 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से you find these satellites, and why they are closer to the earth, why are they in the low earth orbit? ताकि ये जो लेटेंसी होती है, जो डेटा स्पीड है, इसको हम बढ़ा सकें, that's why they are closer to the earth, right? तो ये हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टेड इंटरनेट पहुंचाता है। इन स्टारलिंक सैटेलाइट का जो लाइफ स्पैन है ये 5 साल के लिए होता है, एंड you know at a single time you see that around 60 satellites are sent, so it's like thousands of satellites that are there part of this particular cluster। जैसे हम देखते हैं कि when you talk about NAVIC जो हमारा GPS इंडिया का वर्जन ऑफ रीजनल कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें सिर्फ 7 सैटेलाइट है। अगर हम बात करते हैं जीपीएस के बारे में, वी सी अबाउट 40 सैटेलाइट्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं स्टारलिंक में देयर आर thousands of satellites ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाए, एंड दे ऑल्सो आर एक्टिव करेंटली इन मेनी सच कंट्रीज, ठीक है। सो नाउ वी सी कि इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ सपोर्टिंग वीडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, इसके लिए ये मदद करेगा। ओके, नाउ हियर यू ऑल्सो हैव टू टेल मी द आंसर कि स्टारलिंक ने कहा था कि एक कंपनी के साथ उन्होंने टाई अप्स किए थे, ओके, अग्रीमेंट्स किए थे। ये कंपनीज, 2 कंपनीज ऐसे, ये कंपनीज के नाम आपको बताना है। सो दिस वाज इन द मंथ ऑफ जून, आई स्पेसिफाइड द ईयर, द मंथ। इस साल जून में ये इंफॉर्मेशन आया था कि स्टारलिंक is having ties with 2 Indian companies, okay, to provide internet connectivity among these underserved remote regions. Can you name which 2 companies did Starlink have this agreement with? Use the comment section to answer. Let's now proceed to the next article, and the next article talks about center के guidelines के बारे में, AI guidelines के बारे में। All right, let's quickly see who has given these guidelines. Guidelines दिया गया है Ministry of Electronics and Information Technology, which is headed by Ashwani Vaishnav. तो इन्होंने यहाँ पे ये guidelines दिया है called as AI governance guidelines, India AI governance guidelines. Now, what exactly is mentioned in these guidelines? Let us see that, as well as we'll see कि who has drafted these guidelines. Okay, तो हम देखते हैं इस साल 2025 जनवरी में
ठीक है, वी हैड सीन सम ड्राफ्ट रूल्स दैट वर गिवन, गाइडलाइंस दैट वर गिवन, वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी टेबल किया था, बट इसको भी रिवाइज करके गवर्नमेंट ने नए गाइडलाइंस निकाले हैं. सो लेट अस सी व्हाट डज दीज गाइडलाइंस से. हु हैज डिजाइन्ड दीज गाइडलाइंस? इट वाज ड्राफ्टेड बाय अ पैनल व्हिच वाज हेडेड बाय बलराम रविंद्रन, जो रह चुके हैं, एसोसिएट रह चुके हैं IIT मद्रास के. ठीक है, सो Balraman Ravindran is the one that headed this particular committee to give new guidelines called as the AI governance guidelines. ये जो guidelines है talks about a hands-off approach to AI regulation. यहाँ पे focus करता है responsible innovation rather than strict control of in this particular sector. Okay, तो यहाँ पे normally हम देखते हैं hands on approach होता है, ये hands off approach होता है. Why hands off? Because they don't want strict, you can say, control. Okay, strict control on this particular sector, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन हो, आविष्कार हो. सो दैट इज व्हाट, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो. दैट इज व्हाट द अप्रोच इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यहाँ पे याद रखना है, वी डू नॉट हैव एनी लॉ ऑन AI येट. ओके, AI का एक्ट अभी तक नहीं बना है, ये सिर्फ गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं हम. एज वेल एज हम देखते हैं कि विच आर द कोर प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन इन दिस पर्टिकुलर गाइडलाइंस. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रस्ट, पब्लिक सेंट्रिसिटी की, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स और सेफ रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन दैट इज कमिंग योर वे. हमने देखा है बहुत सारे AI समिट्स हो चुके हैं. ओके, बहुत सारे AI समिट्स हो चुके हैं. सो फार देयर हैव बीन 3 सच AI समिट्स. चौथा वाला इंडिया में होगा और वो होगा 2026 फरवरी में. ठीक है, ये जो पहले 3 हैं ये कहां पे हुए, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. लेट मी सी, बिकॉज वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बिफोर एज वेल. तो यहाँ पे AI समिट्स जो अभी तक हो चुके हैं, ये बाकी के 3 जो हो चुके हैं ये आपको बताना है. चौथा वाला मैंने बता दिया है कि इंडिया में होगा इन 2026. नाउ कमिंग टू अंडरस्टैंड, ये गाइडलाइंस ने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिया है. रिकमेंडेशंस क्या है? वन इज टू have access to AI infrastructure, expand करो उसे, to leverage our digital public infrastructure जो की infrastructure है. Further AI skill कैपेबिलिटी को बिल्ड करो. ओके, कैपेसिटी को बिल्ड करो, यानी कि इंश्योर कि ऐसे कोर्सेज हो. नाउ इसके लिए AI यूनिवर्सिटी भी आया है. द फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी कहाँ पे होगा? ओके, कहाँ पे परमिशन दिया गया है? वेयर आर वी बिल्डिंग द फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी इन इंडिया? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट वन, फ्लेक्सिबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, इंडिया स्पेसिफिक रिस्क इन AI को मिटिगेट करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी AI इकोसिस्टम में लाने के लिए, एंड इंक्लूसिव AI ग्रोथ, ताकि सबको ये इसके बेनिफिट्स मिले. सबका साथ सबका विकास, राइट. एंड यहाँ पे नो इमीडिएट प्लान फॉर AI स्पेसिफिक. गाइडलाइन में ये बताया ही नहीं है कि AI में लॉ कब आएगा. सो देयर इज नो प्रपोजल फॉर AI लॉ एज वेल दैट वी सी. नाउ इंडिया ने AI के लिए और क्या किया है? इंडिया ने एक मिशन भी किया है जिसको हम कहते हैं इंडिया AI मिशन. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इंडिया AI मिशन, जो इनिशियली एक जॉइंट इनिशिएटिव था इन 2023 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड NASSCOM के बीच. ये दो यू कैन से ग्रुपिंग्स के बीच में ये एक kind of initiative था in 2023, but it evolved more into a government-led initiative in 2024, जब government ने बोला कि हम 10,000 करोड़ देंगे for this mission. So it's mainly looked after by the Ministry of Electronics and Information Technology as well. Now यहाँ पे हम देखते हैं what do they want to do? ये चाहते हैं कि AI infrastructure बने इंडिया में, और robust AI infrastructure and development हो AI system के बारे में. They want to create a hub in India itself, ताकि दूसरे countries इंडिया को देखे as a leader in AI. That is what India AI mission wants to do. So यहाँ पे हम देखते हैं कि the capacity that India wants to generate is 1000 GPUs. GPUs क्या है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, GPUs. तो जैसे कि अगर हम देखते हैं
to process a large amount of data, we need some special processors. ये processors जो है इसको हम GPUs कहते हैं, to handle और to calculate करने के लिए जो बड़ा data उनके पास है उसके लिए special हमारे पास processors होते हैं called as GPUs. तो ऐसे 10,000 GPUs इंडिया एस्टैब्लिश करना चाहता है, डेवलप फाउंडेशनल मॉडल्स, ओके, और ये जो कैपेसिटी है इट इज विद रिगार्ड टू 100 बिलियन पैरामीटर्स ट्रेन्ड ऑन डेटा सेट. सो दैट इज व्हाट द टारगेट इज, ताकि हम इसको यूज करें अलग अलग फील्ड्स में जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड सो ऑन. वी ऑल्सो सी कि इंडिया AI मिशन ने बाकी चीजें कुछ लॉन्च की है. एक है AI कोश. Okay, AI Kosh. What is AI Kosh? It is a national data set platform जो कलेक्ट करता है नॉन पर्सनल डेटा, ओके, नॉट पर्सनल डेटा बट नॉन पर्सनल डेटा, ताकि हम AI मॉडल्स को डेवलप कर सके. So that is AI Kosha. The second thing that we have is called as a Common Compute Portal. Common Compute Portal ये यूज किया गया है ताकि स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक, ओके, जो यूनिवर्सिटीज और सब है ये एक्सेस कर पाए कुछ शेयर्ड GPUs. ओके, सो यहाँ पे उनके AI के डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप्स ऑल्सो रिक्वायर GPUs. सो दिस पोर्टल गिव्स एन एक्सेस टू सम शेयर्ड GPUs ताकि AI का डेवलपमेंट हो. So there are two initiatives that we saw so far: AI Kosh and Common Compute Portal. Now this is with regard to the India AI mission and India AI जो governance guidelines है. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल AI से रिलेटेड ही है. सो दिस इज स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस कि कर्नाटका जो है ये प्लान कर रहा है टू इंट्रोड्यूस AI इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी. सो लेट्स अंडरस्टैंड वेयर हाउ विल दिस बी एप्लीकेबल. एप्लीकेबिलिटी ऑफ AI इन जुडिशियरी जल्दी से देखते हैं. तो ये एनहांस करेगा स्पीड, एक्यूरेसी, accessibility, okay, objectivity in the judicial process. Okay, now ये अभी जो है रिफॉर्म बिल के दौरान इंट्रोड्यूस किया है. सो इट इज नॉट येट पास बट इट इज प्लानिंग टू डू सो. सो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रिफॉर्म बिल में ये आएगा. इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट दोनों यहाँ पे दोनों का एफर्ट्स चाहिए to pass this in the right spirit. Applications की बात करते हैं. Applications में AI का क्या मदद, okay, AI कैसे help कर सकता है? It will help in case filing, case management. अगर हमको रिसर्च करना है, सो लीगल रिसर्च असिस्टेंस करने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने के लिए, एनालिटिक्स, ओके, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अगर चाहिए तो ये AI अगर आपको डेटा देते हो, केस देते हो, सो इट्स गोइंग टू कीप थिंग्स वेरी इजी, राइट. इट इज गोइंग टू मैनेज और इट्स गोइंग टू सेव टाइम देन रीडिंग लेंथी सच डॉक्यूमेंट्स. तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है भरपूर है एंड ऑफ कोर्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन जुडिशरी. मेनली जो पेंडिंग केसेस है उसको कम करने के लिए ये सहायता देगा. नाउ वी ऑल्सो सी ये बिल ये भी बात करता है कुछ सेफगार्ड्स के बारे में, बिकॉज AI कैन बी मिसयूज्ड एज वेल, राइट. तो AI यहाँ पे बोलेगा कि प्रिडिक्ट, रेकमेंड या इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. ओके, सो AI का जो भी डेटा है इट्स गोइंग टू बी सच दैट कोई कम्युनिटी के खिलाफ, ओके, cases ऐसा it is not going to predict against or influence certain judicial outcomes because this is required. इसीलिए you require humans, right, to judge कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि कंप्यूटर वही कहेगा जो आप डेटा उसको फीड करते हो. So it is said कि वो predict नहीं करेगा क्या judicial outcomes होंगे, जो processes है इसको fast line करेगा. इसके अलावा AI inputs cannot be treated as evidence या legal opinion, या आप नहीं कह सकते हो कि इसमें यहाँ पे दोषी कौन है या क्या विक्टिम ने विक्टिम या जो अक्यूज्ड है did he do that, because अगर आप देखते हो if you give a question to AI, ओके, एंड इफ यू टेल कि इसका आंसर ए है, प्रूफ, तो वो प्रूफ करेगा. अगर आप बोलोगे कि यही क्वेश्चन का आंसर मुझे बी लेके आओ, तो वो भी वो प्रूफ करेगा, राइट. सो दैट इज व्हाई AI जो है इनके इनपुट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एविडेंस और लीगल ओपिनियन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ कंप्यूटर. सो ये भी सेफगार्ड्स दिया गया है बिल में. AI सिस्टम मस्ट कंप्लाई विद डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी. जो भी डेटा हम दे रहे हैं इट शुड इंश्योर कि वो उसका जो प्राइवेसी है ये मेंटेन्ड हो, एंड अगेन दैट इज नॉट बीइंग मिसयूज्ड इन एनी में. तो कॉन्फिडेंशियलिटी स्टैंडर्ड है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा.
नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो एआई के बारे में हमने क्या क्या लीगल कहाँ पे यूज है, उसके जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, ये सब भी देख लिया। लेट्स नाउ प्रोसीड टू FATF। नाउ दैट्स कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने एक नए गाइडलाइंस इशू किए हैं और इस गाइडलाइंस का नाम है एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ व्हाट इज दिस रिपोर्ट टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर दीज न्यू गाइडलाइंस? ये गाइडलाइंस जो है ये स्ट्रेंथन करता है एसेट रिकवरी against financial crimes. Now for this you should know what is FATF, right? तो Financial Action Task Force जो है ये help करता है to combat, okay, it combats what? Money laundering, terror financing, ताकि जो हम पैसे हैं इसका गलत इस्तेमाल ना हो टू क्रिएट वॉर और टेरर, ओके, या जो वेल्थ है इसका जो ब्लैक मनी होता है, यू नो, ऑल ऑफ दिस बैड यूजेज ऑफ दिस मनी शुड नॉट हैपन। इसीलिए FATF काम करता है। तो FATF ने गाइडलाइंस दिया है कि मान लो कोई क्रिमिनल है, उसके साथ जो भी उन्होंने एसेट्स लिंक्ड है, ओके, इसको रिकवर करने के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए। So this is mainly to outline the practical steps कि जो guidelines दिए हैं FATF ने, it is so that we are able to find, okay, we are able to seize, we are able to identify, track जो भी criminal activities से link किए गए assets है, इसको trace करने के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए। तो ये किसको मदद करेगा? दिस इज गोइंग टू हेल्प द पॉलिसी मेकर्स, ये गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगा टू फाइंड दीज एसेट्स लिंक्ड टू क्रिमिनल एक्टिविटी। तो यही कहता है ये outlines practical steps for policy makers like governments and investigators ताकि वो identify, trace, freeze, manage, confiscate और return assets कर सके जो derive किए गए हैं from a certain criminal activity. Okay, now India has played a prominent role in this. In these guidelines में इंडिया का बड़ा हाथ है। अभी आप बोलोगे कैसे? Because Enforcement Directorate के case studies इसमें बताए गए हैं। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इंडिया का एक लीडिंग बॉडी है, बताऊंगी मैं क्या है ये। सो इसके एग्जांपल्स इस गाइडलाइंस में मेंशन किया है। सो दैट इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी बोथ FATF क्या है एंड ED का, पर उसके पहले थोड़ा देखते हैं ये गाइडलाइंस क्या कहता है। डेफिनेशन ऑफ एसेट रिकवरी इसको बढ़ा दिया है। दैट मीन्स इट इज सेड जो एंटायर प्रोसेस है, आइडेंटिफाई, ट्रेस, मैनेज एंड रिटर्न, ये सब पूरा ये एसेट रिकवरी का स्टेप्स इसमें आउटलाइन किया है रिपोर्ट में। एंड नए लीगल टूल्स के बारे में बात की गई है। व्हाट आर दीज न्यू लीगल टूल्स? वी सी फर्स्टली इज एक्सटेंडेड कॉन्फिस्केशन, जो अलाउ करता है अथॉरिटीज को सीज करना जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी से कोई प्रॉपर्टी मिली है तो, इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली द लिंक्ड, ओके, इनडायरेक्टली लिंक्ड भी जो है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्फिस्केशन। उसके अलावा वी हैव अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स, UWOs। ये क्या है? इट रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू जस्टिफाई द सोर्स। ठीक है, अनएक्सप्लेन जो है ये तुम जस्टिफाई करो कि कैसे तुमने ये लिंक किया है या ये एसेट जो बनाया है, ठीक है, क्या सोर्स है, अगर घर है तो कहां से मिला ये पैसे। सो यू जस्टिफाई एज टू वेयर यू गेट द सोर्स और वेयर यू गॉट द मनी to source this particular property. So ये सब बताता है with regard to UWO. Further हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, ओके, जो इंडिया का है फॉर जो भी इकोनॉमिक क्राइम्स होते हैं कंट्री में। ओके, वी सी दैट नीरव मोदी है, उन्होंने कुछ फ्रॉड करके वो चले गए। तो इन्वेस्टिगेट इन दिस केसेस we have something called as the enforcement directorate. So economic crimes, okay, अगर कोई हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में ED is the one that leads this. So it is responsible for enforcing economic laws या economic crimes in the country. तो इसका origin कैसे हुआ? 1956 में आया था, but इसको हम बोलते थे enforcement unit. However, the name changed in 1957 और उसके बाद बना enforcement directorate. So 1956 में it was only handling something called as the exchange control laws violations, जो FERA यानी कि FERA 1947 का, बट ये अभी आउटडेटेड हो चुका है। नाउ वी हैव which laws? Economic laws, Foreign Exchange Management Act,
Prevention of Money Laundering Act 2002 and Fugitive Economic Offenders Act 2018. तो ये लॉज का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है ये ईडी देखता है. ओके, सो इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर कि ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है, इसको यू कैन से कंप्लीट, इसको देखना. फर्दर वी सी दैट नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है. विच डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट. फर्दर अभी के करंट डायरेक्टर कौन है ईडी के, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. हु इज द डायरेक्टर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट करंटली? यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर. लेट्स क्विकली ऑल्सो सी अबाउट द FATF. FATF कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1989 में बाय अ ग्रुप ऑफ 7 G7 की बात करें जो समिट हुआ था पेरिस में. इसीलिए पेरिस इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. हम देखते हैं देयर आर टोटल 38 मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया. लेकिन रशिया जो हम देखते हैं the membership of this particular country has been suspended. ओके, इंडिया भी मेंबर है 2010 से लेके. हम देखते हैं इसका मेजर मकसद जैसे मैंने कहा कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, जो थ्रेट्स हैं टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. तो ये मदद करता है बाय क्रिएटिंग सम गाइडलाइंस, बाय आल्सो क्रिएटिंग 2 लिस्ट कॉल्ड एज द ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट. तो ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जो कुछ इन्होंने लैप्स किया है विद रिगार्ड टू मनी लॉन्ड्रिंग, दे डोंट हैव लॉज. तो ये हेल्प करता है FATF ताकि वो अपना स्ट्रक्चर वापस से बिल्ड कर सके. ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज आती है जिनको वार्निंग्स देने के बाद भी, जो ग्रे लिस्ट में आते हैं लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम जाते हो ब्लैक लिस्ट में. ओके, तो ब्लैक लिस्ट में दिस इज लाइक सैंक्शंस पुट ऑन यू कि इस कंट्री के साथ ट्रेड मत करो. सो दिस इज लाइक क्रिएट्स अ वार्निंग to the other countries that this particular country is misusing their finances or is not taking adequate steps to stop terror financing या money laundering. तो ये गलत practices में है, तो ये बताता है FATF. Currently, which are the countries in the blacklist? Quickly add that in the comment section. Okay, so this is FATF, which sets standards for countries and regulated entities, financial, non-financial, to combat money laundering and terrorist financing. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं contempt of court के बारे में है. तो what is currently the news? एक कंट्रोवर्सी आई है विद रिगार्ड टू द रिमार्क्स अगेंस्ट द CJI एंड सुप्रीम कोर्ट. वी नो कि किसी ने जूता मारा था. सो ये कंट्रोवर्सी है कि क्या है ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो जल्दी से देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जजमेंट्स के बारे में जल्दी से देखते हैं. सो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अंडरस्टैंड करते हैं पहले. कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ऑफ the constitution, which talks about reasonable restriction है on freedom of speech. That means अगर आप अपना freedom of speech को you can say exercise करना चाहते हो, okay, there are certain limitations, okay, and one such limitation is contempt of court. मतलब आपका जो freedom of speech restricted किया गया है, okay, अगर आप use करते हो उसको to defame the court of law. Okay, you cannot use your freedom of speech to talk ill against the judiciary. Now यहाँ पे हम देखते हैं Constitution define नहीं करता है on the procedures for contempt. What is the procedure to contempt a person? Okay, now अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हम देखते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स 2 होते हैं. एक है सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा है हाई कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 129 विच इज सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट्स अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और उसके पास पावर है पनिश करना सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेम्प्ट में. तो अगर मान लो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहा है या गलत चीजें बताई है तो सुप्रीम कोर्ट कैन ट्राई एंड टेस्ट द पर्सन बिकॉज इट हैज दैट पावर अंडर आर्टिकल 129. सिमिलरली हाई कोर्ट के पास यही पावर है अंडर आर्टिकल 215. हाई कोर्ट ऑल्सो हैज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सेम पावर कि वो अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए अगेन खुद पावर है उसके पास टू पनिश सच अ पर्सन हु इज टॉकिंग इल. Now this is saying कि records are kept for future reference and they have the power to punish for contempt. ठीक है, तो ये हमने 2 आर्टिकल्स देखे कि किस पावर के अंदर they can punish for their contempt.
Now we see a law is also made. तो वो था articles that are given in the constitution. Now we'll see laws made by the parliament. Law का नाम है Contempt of Court Act of 1971. Now यहाँ पे हम देखते हैं it gives definition, it gives procedure, because constitution में नहीं लिखा था कि procedure क्या है, तो इन्होंने law बनाया और law में outline किया है कि क्या procedure होना चाहिए. So we see the types of contempt. There are two types. Okay, there's the first one that is civil contempt और दूसरा वाला है criminal contempt. Civil contempt and criminal contempt again are given in the Act of 1971. Civil में अगर आप disobey करते हो कोई judgment को, order को, यानी कि कोर्ट ने आपको बुलाया है इस दिन इस तारीख को कि कोर्ट में पेश होना है, बट आप नहीं जाते, तो आपने disobey किया, तो वो क्या हुआ? वो होगा civil contempt. Now, if at all तुमने कुछ गाली दिया है, तुमने इंटरफियर किया है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, तुमने स्कैंडलाइज किया है, तो वो आता है क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में. ठीक है, सो दिस इज द पब्लिकेशन और द एक्ट जो न्यूज़पेपर में तुमने कोर्ट के अगेंस्ट या कोई जज के अगेंस्ट कुछ कहा, सो स्कैंडलाइज किया या तुमने लोअर किया अथॉरिटी को, interfere किया है with the proceedings. Okay, you have created kind of a restriction in the court of law. We have seen you've interfered with the administration of justice. तो वो हुआ तुम्हारा criminal contempt. तो contempt is not just disrespect, it involves an obstruction to justice. So that is what you mean by contempt of court. तो proceedings कैसे होगी? As I told you, the courts can punish them, okay, from in their own way. They have the power to punish for the contempt. तो ये हो सकता है suo moto, okay, यानी खुद कोर्ट ये ले सकता है अपने ऊपर कि इसका proceeding start करें. या second is by any person with written consent of the Attorney General, specifically for Supreme Court, or Advocate General for High Court. तो यहाँ पे अगर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट करना चाहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इधर अटॉर्नी जनरल से या एडवोकेट जनरल से इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली. नाउ यहाँ पे याद रखना है कि अगर तुमने बस क्रिटिसाइज किया जजमेंट को, दैट इज नॉट कंटेम्प्ट. ओके, बट अगर तुमने जुडिशियल अथॉरिटी को अंडरमाइन किया है, वो गलत है. ओके, सो यू कैन नॉट से कि एनीथिंग अगेंस्ट the authority of the judiciary, that is wrong. But if you are talking about the judgment in case, जैसे मान लो stray dogs का judgment था, तो उसके अगेंस्ट हमने अगर हमारे 2 cents दिए, हमारा कुछ नजरिया लगाया, पर्सपेक्टिव बताया, then that is not contempt of court. But if you say that judge बिका हुआ है, जो भी है against it, that could be contempt of court. Okay, that means you undermine, you're saying that जो judgment है, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उसको अंडरमाइन किया, तो वो गलत है. Okay, now लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करते हैं जिसमें ये बताया गया है. सो वी हैव अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद घोष, जहां पे कहा है कि फेयर क्रिटिसिज्म अलाउड है, बट अगर ये फेयर क्रिटिसिज्म से ज्यादा गया then it will be contempt of court. इसके अलावा we have अनिल रतन सरकार वर्सेस हिराग घोष. यहाँ पे power to punish for contempt must be used cautiously and only in clear cases. मतलब ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट contempt नहीं लगा सकती, फेयर होना होगा तो ही लगाओ. उसके अलावा वी हैव एमवी जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला, जो कहता है अब्यूसिव लॉ अगेंस्ट कोर्ट डिसीजन कैन अमाउंट टू क्रिमिनल कोर्ट. जैसे मैंने कहा गाली वाली दी, तो यस इट कैन बी contempt of court. That's a criminal contempt. Okay. Then we have Shanmugam at Lakshmi Narayan versus High Court of Madras, जहाँ पे contempt punishment, okay, is to ensure administration of judges. So purpose of contempt punishment, ताकि जो judiciary है इसका जो seat है maintain किया जाए. Okay, so I mean with regard to administration of justice को ensure करने के लिए we have the article, the judgment talking about. तो ये था पूरा with regard to judgment of or you can talk about contempt of court. Let's proceed to the next article which talks about the climate change summit जो होने वाला है, कब होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है. Let us quickly see. So we have seen already कि COP30 होगा बेलम ब्राजील इस मंथ होने वाला है, राइट. तो इसके पहले एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट का नाम क्या है? बाकू टू बेलम रोड मैप टू 1.3T. ये 1.3T क्या है? 1.3 ट्रिलियन. ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड ये 1.3 ट्रिलियन कैसे आया. बेलम तो मतलब इस साल का जो समिट है, बाकू मतलब जो COP29 था,
जो अजरबैजान में हुआ, तो उसका नाम बाकू है, जगह में जहां पे ये सेशन हुआ था। नाउ ऑब्जेक्टिविटी ये है कि डेवलप कंट्रीज को और भी अर्ज किया जाए विद रिगार्ड टू द क्लियर डिलीवरी प्लान बाय नेक्स्ट ईयर। ओके, तो उन्होंने बताया है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर गोइंग टू गिव अबाउट $300 billion per year. So how are they going to get this? There is no clear plan mentioned. So this is the document talking about that, and it is also saying कि 2035 से ये start करेगा to support developing nations by this given fund. तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि ग्रांट्स जो फाइनेंसेस है इसको बढ़ाने के लिए, ओके, इन एडिशन टू द 300 बिलियन, इससे ज्यादा कुछ मदद करना चाहिए विद रिगार्ड टू एनी ग्रुपिंग्स, विद रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि हम हमारे क्लाइमेट फाइनेंसिंग गोल्स को रीच कर सके। नाउ ये जो कमीशन है, इट वाज कमीशन जॉइंटली बाय COP29 एंड COP30, दैट इज बाय बाकू टू बेलम। इन दो प्रेसिडेंसीज ने कमीशन किया है ये रिपोर्ट, लेकिन ये रिपोर्ट ये भी एड्रेस करता है डिसअपॉइंटमेंट्स। ना किसके डिसअपॉइंटमेंट्स होंगे? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये चाहते थे कि 1.3 ट्रिलियन हो पर ईयर, बट कितना यहाँ पे फाइनेंसिंग किया गया है या प्रोजेक्ट किया है? 300 बिलियन। तो ये बोलते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि बहुत कम है, 300 बिलियन कहाँ, 1.3 ट्रिलियन कहाँ। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज व्हाई बाकू टू बेलम टू द डिमांड इज 1.3 ट्रिलियन। तो करंट कमिटमेंट कितना है? So we have the current commitment said that 100 billion per year. तो इसको ये जाएगा 300 billion and soon we will see 1.3 trillion. तो ये प्रॉमिस किया गया था पेरिस अग्रीमेंट में, और पेरिस अग्रीमेंट एवरी 5 years हमने बोला है कि हम रिवाइज करेंगे जो भी हमारे टारगेट्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, दिस शुड बी रिवाइज्ड एवरी 5 years. तो डेवलपिंग कंट्रीज का यही कहना है कि ये जो 300 बिलियन की बात की है ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, अबीसिमली इनसफिशिएंट एंड पॉल्ट्री। नाउ वी सी दैट नया रिपोर्ट कहता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ओके, तो ये जो है दे शुड बी, दे रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, दे हैव नीड्स ऑफ 3.2 ट्रिलियन, फॉरगेट 1.3, हमारा डिमांड है 3.2। ओके, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है इट्स 3.2. सो वंस अगेन 300 बिलियन इज व्हाट इज अग्रीड, 1.3 trillion is what the countries want, the developing countries, and 3.2 trillion is what is the requirement, demand and current. बस ये याद रखना, ठीक है। गाइडलाइन से ये भी बताया है जो रिपोर्ट में है कि कार्बन टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये अलग अलग टैक्सेस दे दो ताकि पैसे आए। सो न्यू फाइनेंशियल सोर्सेस के बारे में बात की है, बजट्स की बात करी है, एविएशन या लग्जरी गुड्स में ज्यादा पैसे दो बिकॉज वहां पे तुम एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो, एंड वो अफेक्ट करेगा मेनली ओनली दोज क्लासेस rather than affecting the poor communities. Okay, इसके अलावा it is also talking about pathway कि कैसे हम 1.3 trillion per year का pathway reach करें, and 650 billion would also come from cross border प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ भी आए, ये भी बात की गई है। So this is the whole about the report Baku to Belem to 1.3. Let's proceed to the next article which is talking about third home for cheetahs. तो यहाँ पे बस one liner information है कि नया एक जगह हमने देखा है which is called as the Nora Dehi. Okay, Nora Dehi. Where is Nora Dehi Wildlife Sanctuary? ये है मध्य प्रदेश में। Okay, so ये थर्ड होम कैसे हुआ? पहले के दो होम्स क्या है? फर्स्ट इज कूनो नेशनल पार्क, सेकेंड इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दोनों यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और तीसरा वाला इज भी नौरा देही। लेकिन नौरा देही में यही प्रॉब्लम है कि वहां पे ऑलरेडी 25 टाइगर्स हैं, सो दैट अगेन अ टॉप apex in the food chain की बात करें, so that is going to be a problem that we see given in the article. अभी प्रोजेक्ट चीता के बारे में बहुत बार किया है, so I'm not going to be repeating that because that again has been done multiple times. Okay, so that is your work to do now कि implementation agency कौन है, कहाँ से चीताज लेके आए हैं, ये आप ऑलरेडी
जान चुके हैं. Let us now proceed to the next article. अगला article again is more of a one liner. यहाँ पे याद रखना है because it is something like a landmark thing, that is why it's important, but otherwise not very important. So CLAT perspective A-list में ऐसे पूछा जा सकता है कि किस कैंडिडेट ने न्यूयॉर्क के फर्स्ट मुस्लिम और साउथ एशियन ओरिजिन के मेयर बन चुके हैं. या कौन है ऐसे? तो इसका नाम है जोरान ममदानी. ही इज द फर्स्ट मुस्लिम एंड साउथ एशियन ओरिजिन. न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं. ही इज द यंगेस्ट सिंस 1970. एंड हम देखते हैं इनके जो ओपोनेंट्स हैं, they have received millions, so they have backing of the other parties. ट्रम्प का बैकिंग है, बहुत सारे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए, बट इसके बावजूद he has won this election. This talks about grassroots level ecosystem. This is what is talking about people first governance, grassroots driven campaign, affordability. You don't require money, like you don't require too much of wealth, because इन्होंने challenge किया है वही dominance of wealthy donors जो उनके opponents के पास हैं. So that talks about the democracy, if you talk about the rule of the people. यहाँ पे in his winning speech he also talked about जो tryst with destiny, जो जवाहरलाल नेहरू का speech था. He started with that. So we have toppled a political dynasty tonight. New York has stepped from the old to the new. So he has reiterated Jawaharlal Nehru's tryst with destiny. So this was all about this. Let's proceed to the last article. This is also one liner कि Andhra Pradesh is going to host India's largest geothermal energy project. तो geothermal क्या है? ये स्टेबल टेम्परेचर्स यूज करता है धरती के अंदर, बीनीथ द अर्थ सरफेस जो हीट है इसका इस्तेमाल करता है, विच इज हेल्पिंग टू क्रिएट क्लीन एनर्जी, एनवायरमेंट फ्रेंडली हीटिंग, कूलिंग. एंड ये कहाँ पे होगा? दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट जियोथर्मल टेक्नोलॉजी इन इंडिया. कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में. सो दे आस्क यू विच विल होस्ट द लार्जेस्ट geothermal energy project in India. The answer is Andhra Pradesh, and it is run by the EECL जो है Energy Efficiency Services Limited. तो ये था पूरा आर्टिकल. हम देख रहे हैं 6 November daily news analysis, complete discussion of both the Hindu and the Indian Express. I hope you have understood everything. If you have any doubts, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.